हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज की जो वीडियो काफ़ी हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझसे काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट करके ये बोला कि आर्टिकल 15 पर आप हमें एक वीडियो बना के दें, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। और क्या बोलते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 15। ये ही हमें बताता है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, किस बेस पर नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें बताता है। और अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा तो हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे, तो हमें कैसे सेफ गार्ड क्या दिए हुए हैं, ये सब चीज़ें हमें बताई गई हैं। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स, मैंने पहले भी रिट पिटिशन वाले वीडियो में मैंने बताया है कि जब हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो हम आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करने की है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में हम रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं, जिस भी स्टेट में हम रहते हैं वहाँ के हाई कोर्ट में, या किसी और स्टेट के हाई कोर्ट में नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो हम उसी स्टेट के हाई कोर्ट में करेंगे जहाँ जिस स्टेट में हम रहते हैं, क्योंकि वो इसके पीछे रीज़न ये है वो जिससे कि हमें इजी पड़े जाना वहाँ पर, इसलिए। और फिर उस जुरिडिक्शन में होना चाहिए जहाँ पे हम रहते हैं, तो वो ठीक रहता है। फिर उसके अलावा अब आर्टिकल 15 के हम मार्जिनल नोट्स देखते हैं कि आर्टिकल 15 क्या कहता है। प्रोहिबिशन के बारे में बोलता है ये, पूरी तरीके से देखा जाए तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी के साथ भी। डिस्क्रिमिनेशन से मतलब है भेदभाव करना। जैसे पहले टाइम पे काफ़ी जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं या हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उन लोगों ने काफ़ी इस चीज़ को देखते हुए, जैसे कि वो होती थी, सती प्रथा होती थी, राजा राम मोहन राय ने इसका वो किया, एंड किया, इसको ख़त्म किया। तो इस तरह की जो हमारे देश में ये बहुत ज़्यादा पुराने टाइम पे भी और आज के टाइम में भी काफ़ी देखा जाता है कि कभी कास्ट के नाम पे या किसी के रेस, कास्ट, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर या सेक्स के नाम पे उन्हें जैसे कि थर्ड जेंडर के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, थर्ड जेंडर के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने से कैसे बचा सकते हैं। तो इन बेस पर जो है डिस्क्रिमिनेशन करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये पहले भी दिया हुआ था, लेकिन फिर भी जब लोग करते हैं इस तरह की चीज़ें, मतलब सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये बुराइयाँ आती हैं, तो गवर्नमेंट को ये सोशल जस्टिस में होते हुए, क्योंकि प्रोएक्टिव एक्शन लेना पड़ता है जिससे कि ये सारी बुराइयाँ हमारी सोसाइटी से दूर हो सके। अब हम इसके देखते हैं कि इसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, कैसे हम डिस्क्रिमिनेशन अगर कोई करता है तो उसके साथ क्या, मतलब उसको क्या पनिश किया जाएगा, किस तरह से, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। और किस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो सब चीज़ें आर्टिकल 15 में बताती हैं। और आर्टिकल 14 की मैं पहले वीडियो डाल चुकी हूँ जो कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताता है। राइट टू इक्वालिटी सभी के साथ होना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी से मतलब है लॉ के में भी सभी एक समान है और कि कोई लॉ से ऊपर नहीं है, ये सब चीज़ें। रूल ऑफ लॉ सबको फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह से राइट टू इक्वालिटी हमारे मतलब हमें फॉलो करनी पड़ती है। उसके अलावा अब आर्टिकल 15 में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कैसे नहीं किया जाएगा, नहीं करना चाहिए, वो हम देखते हैं। जैसे है रेस्ट्रिक्शन अपॉन द स्टेट, ये स्टेट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। नॉट टू डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ या एनी ऑफ देम, इनमें से किसी में भी। मतलब ये है कि जो स्टेट है, स्टेट के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। जैसे कि रिजर्वेशन सिस्टम होता है, तो रिजर्वेशन सिस्टम वहाँ तक ठीक है जहाँ पर वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करे। इस वजह से स्टेट के ऊपर भी एक तरह से रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो कॉमन जो पीपल्स होंगे या सोसाइटी में जो लोग हैं उनके ऊपर तो डेफिनेटली ही होंगे, क्योंकि जब स्टेट के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिससे कि ये भेदभाव ना है लोगों के बीच में, एक दूसरे के साथ ऊंच नीच ना हो, और अपर और लोअर क्लास ना बटें, तो इस वजह से इसको एक समान करने के लिए किया गया। लेकिन रिजर्वेशन जो सिस्टम है जिसे गवर्नमेंट करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट पे जो रेस्ट्रिक्शन है वो इसलिए इम्पोज किया गया है जिससे कि रिजर्वेशन दे, लेकिन इस तरह से प्रोवाइड करे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे कि दूसरे जो कम्युनिटी है जिसे रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जैसे कि ओबीसी क्लास को दिया जाता है, एससी एसटी क्लास को दिया जाता है, अब तो जनरल कैटेगरी में भी ईडब्ल्यूडी करके आ गया है,
तो ये जो रिजर्वेशन दिए जाते हैं ये अपलिफ्टमेंट के लिए होना चाहिए, इसका पीछे जो रीज़न होना चाहिए अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, ना कि किसी भी दूसरी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी करने के लिए नहीं होना चाहिए। तो स्टेट को यहाँ रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो रिजर्वेशन या डिस्क्रिमिनेट करे किसी भी बेस पर करे, लेकिन वो करे इस तरह से कि वो दूसरी जो कम्युनिटी है उसका जो है फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो। फिर हम देखते हैं रेस्ट्रिक्शन अपॉन द इंडिविजुअल्स। जो इंडिविजुअल्स होंगे उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि हम लोग सोसाइटी में जो लोग हैं वो, जैसे नॉट टू डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इस बेस पर इंडिविजुअल्स को भी मतलब मना किया गया है कि वो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। फिर इसका एक एक्सेप्शन है, स्टेट ड्यूटी इफ थिंक फिट देन प्रोवाइड सोशल प्रोविजंस फॉर वुमेन। जैसे कि ये एक इसका एक्सेप्शन की तरह देखते हैं, एक्सेप्शन ही है। जैसे कि वुमेन्स को कभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट बसेस वगैरह होती हैं या मेट्रो ट्रेन होती है, उसमें एक अलग सेपरेट कंपार्टमेंट वुमेन्स के लिए दे रखा है, वुमेन्स कंपार्टमेंट करा हुआ है। तो वो रिजर्वेशन जो है या इस तरह की रिजर्वेशन वाली चीज़ें जो है वो डिस्क्रिमिनेट करने के लिए नहीं है, ये सोशल जस्टिस की वजह से है। और इस कैटेगरी को जैसे वुमेन्स हो गए, चाइल्ड हो गए, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास होते हैं, जैसे कि इन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है, वो आते हैं इसमें। और या फिर कहना चाहिए जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं उन लोगों को कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, या स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं। तो इन लोगों का अगर स्पेशल चाइल्ड हो गए या हैंडीक्राफ्ट हो गए या चाइल्ड वुमेन हो गई या चाइल्ड हो गए, इन लोगों को अगर कोई वो दिए जा रहे हैं, बेनिफिट दिए जा रहे हैं कहीं पर भी, जैसे बस में मैंने बताया एक एग्जांपल, मेट्रो ट्रेन में बताया, और हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं उनको भी बस इसमें रिजर्वेशन मिलता है। ये रिजर्वेशन मतलब उनको टिकट वगैरह में भी थोड़ा वो मिलता है, बेनिफिट मिलता है, टिकट्स वगैरह कम रेंज पर या कम पैसों पर दिया जाता है। तो ये इसलिए है। या छोटे बच्चों को भी, जैसे बसेस वगैरह में सफ़र करते हैं तो छोटे बच्चों का टिकट या तो 10 साल से कम है या 10 साल से, एक लिमिट बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, अगर इसके अंदर आते हैं तो उनको एक तरह से बेनिफिट मिलता है और उसमें टिकट उनका कम लगता है। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आते हैं। फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हो गए, इनके लिए एक स्पेशल स्कूल्स वगैरह या कॉलेज वगैरह चलाए जाते हैं, जिससे कि इनको इनके साथ इनको इनकी ही मतलब जिस तरह की इनकी मेंटल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन, उस हिसाब से इनको सही तरीके से गाइड किया जाए, उनको एजुकेशन दी जाए और एजुकेशनली और इकोनॉमिकली इनको अपलिफ्ट किया जा सके। ये मेन पर्पस होता है गवर्नमेंट का, अपलिफ्टमेंट का या सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। तो ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, लेकिन इसमें अब जो इसका पीछे रीज़न है वो है सोशल जस्टिस और अपलिफ्टमेंट। तो ये गलत नहीं होगा, ये आर्टिकल 15 का अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा या इसका वायलेशन नहीं होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट चाहे तो समय समय पे स्कीम चला सकती है, जैसे कि वो जो होते हैं जो एजुकेशनली और इकोनॉमिकली, जैसे अपलिफ्टमेंट की बात आ रही है तो जैसे मनरेगा में 100 दिन की जो है उनको दिहाड़ी दी जाती है मजदूर कैटेगरी के लोगों को, तो वो इसलिए दी जाती है जिससे उनको सोशली और इकोनॉमिकली वो लोग अपलिफ्ट हो सकें। इसके पीछे रीज़न ये नहीं कि दूसरी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं बेनिफिट ना मिले इसलिए नहीं करते, इसके पीछे सोशल जस्टिस होता है। तो सोशल जस्टिस जहाँ होगा वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि दूसरी जो कम्युनिटी है उनके साथ भेदभाव ना हो या उनके राइट्स का वायलेशन ना हो। ठीक है, फिर इसके बाद हमें देखते हैं स्पेशल प्रोविज़न। फिर एक मैं इसके एक एग्जांपल और देना चाहूँगी, जैसे बीपीएल कार्ड प्रोवाइड किया जाता है लो पॉवर्टी लाइन्स पीपल्स के लिए, जो कि गरीबी रेखा से जो नीचे हैं उन्हें बीपीएल कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, जिससे उनको जो राशन है वो कम दामों पर मिले। तो वो भी एक तरह से अपलिफ्टमेंट करने के लिए, सोशली और इकोनॉमिकली उन्हें जो है ग्रोथ करने के लिए ये फैसिलिटी दी जाती है। तो वो भी एक तरह से आर्टिकल 15 का वो नहीं करना होगा, वायलेट करना नहीं माना जाएगा। फिर और जनरल कैटेगरी भी काफ़ी बेनिफिट, मतलब जैसे ईडब्ल्यूडी मैंने बताया, इसमें जनरल कैटेगरी में भी इनको बेनिफिट दिए जाते हैं, रिजर्वेशन सिस्टम कर दिया गया है। तो उसके पीछे भी एक जो है अपलिफ्टमेंट है,
इकोनॉमिकली और सोशली जो है अपलिफ्टमेंट करने का वो है। लेकिन इसमें एक कहीं ना कहीं जैसे कि ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर वाले जो होते हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाले जो होंगे उनकी एक मतलब एक बाउंड्री बना दी गई है 8 लाख से जो नीचे की जिनकी इनकम होगी पर ईयर, तो उन लोगों को जो है नॉन क्रीमी लेयर में लिया जाएगा। इस तरह से जो कैटेगरी है, जो रिजर्वेशन सिस्टम है, उनके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। अगर वो फॉलो नहीं होंगी तो आर्टिकल 15 हो या आर्टिकल कोई से भी फंडामेंटल राइट हो, सबका वायलेशन ही होगा। फिर उसके बाद स्पेशल प्रोविज़न देखते हैं। स्पेशल प्रोविजंस हियर मीन्स लाइक रिजर्वेशन प्रोवाइड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हो गया, वुमेन हो गए, चाइल्ड हो गए, इट इज एक्सेट्रा। इन लोगों को जैसे रिजर्वेशन सिस्टम दिया जाता है, रिजर्वेशन सिस्टम के तहत इन्हें बेनिफिट दिया जाता है। तो ये एक तरह से आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं कहलाएगा। ये स्टेट, क्योंकि ये वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ये स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होती है कि वो सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट पैदा लाए और जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं उनको भी अपर कैटेगरी के साथ बराबरी में आने का मौका दिया जाए। तो ये एक तरह से एक मौका होता है। लाइक फॉर चाइल्ड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, जैसे कि बच्चों को जो 6 से 12 साल तक के बच्चों को जो है 14 साल की एज तक जो है 6 से 14 साल के एज तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। आर्टिकल 21 में कहा जाता है, आर्टिकल 21A में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी बच्चों को। तो इसके पीछे भी रीज़न ये है कि जो फैमिलीज़ ऐसी हैं या जो बच्चे ऐसे हैं जो गरीब परिवार से हैं, जो फीस नहीं दे सकते, तो वो उनकी एजुकेशन जिससे कि इजीली हो जाए, इसलिए उनको ये फैसिलिटी दी जाती है। फॉर वुमेन्स प्रोवाइड women compartment in the metro and reservation in the jobs and provide special provision like dowry prohibition act etc. also provide women security helpline etc. जैसे कि वुमेंस हेल्पलाइन नंबर चला दिए जाते हैं वुमेंस को का, जिससे कि उनके साथ छेड़छाड़ ना हो या उनके साथ फिजिकली कोई मतलब वो ना कर सके। जैसे रेप केस बहुत हो रहे हैं, या कहना चाहिए इस तरह के एसिड अटैक केस बहुत होते हैं, तो इस सब से बचाने के लिए वुमेंस हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो ये भी एक तरह से जो है सोशल जस्टिस में आता है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जैसे कि वुमेंस के लिए बनाया गया है। इसमें अगर किसी के साथ इस तरह से होता है, टॉर्चर किया जाता है जैसे फैमिलीज़ वगैरह में, तो उससे वो डाउरी प्रोविज़न में अपने राइट्स के लिए लड़ सकती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है स्पेशल प्रोविजंस में आते हैं। और ये रिजर्वेशन सिस्टम जो है ये आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं कहलाएगा, लेकिन ये एक टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट समय टाइम टू टाइम प्रोवाइड भी करती है। जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसे फॉलो करके हम रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। वो आर्टिकल 15 का या आर्टिकल 14 का या हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कहलाएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं, एक क्वेश्चन वाइज देखते हैं इसको कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4 आर द एक्सेप्शंस ऑफ आर्टिकल 14। क्या आर्टिकल 14 का ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 और क्लॉज 3 और आर्टिकल 15 क्लॉज 4? नो, ये इसका एक्सेप्शन नहीं है, बिकॉज ये इट इज़ नॉट थिंक सो, बिकॉज इन आर्टिकल 14 प्रोवाइड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल जो 14 है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड करता है इन लाइट ऑफ सोशल जस्टिस। तो जैसे मैंने बताया रिजर्वेशन सिस्टम ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, ये सोशल जस्टिस के लिए। पर्पस टू अपलिफ्ट दैट कम्युनिटी विच आर बैकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड एजुकेशनली। इसका पीछे पर्पस ये है अपलिफ्टमेंट, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया। फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 और क्लॉज 4 इज़ नॉट एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 क्लॉज 1, रादर दे आर एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 1 इन लाइट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल 14 का एक्सटेंशन माना जाएगा आर्टिकल 15 क्लॉज 3 और आर्टिकल 15 क्लॉज 4। ये इसका वायलेशन करना या वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो विच प्रोवाइड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जो कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड करता है इन फेवर ऑफ वुमेन, चाइल्ड एंड द बैकवर्ड क्लासेस विच इज़ पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कास्ट, जो रिलीजन और कास्ट बेस भी हो सकता है। फिर हम इसे जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रीमी लेयर
और नॉन क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लासेस होती है। तो क्रीमी लेयर हियर मीन्स who आर नॉट अंडर नॉन क्रीमी लेयर, इन अदर वर्ड्स who आर सोशली एंड एजुकेशनली अंडर गुड कंडीशन। जो क्रीमी लेयर वाले होंगे तो वो इस तरह से आएंगे, कहलाएंगे कि वो ऐसे सोसाइटी, ऐसे लोग हैं जो कि एजुकेशनली और सोशली और इकोनॉमिकली क्या है, थोड़ा अच्छी कंडीशन में है। दे आर नॉट गेट बेनिफिट फॉर रिजर्वेशन, तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन जो नॉन क्रीमी लेयर वाले होंगे, नॉन क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लासेस हियर मीन्स वो आर सोशली एंड इकोनॉमिकली कम्स अंडर बैकवर्ड क्लासेस लाइक इनकम। जैसे कि इनकम उनकी एक साल में 8 लाख के अंदर होनी चाहिए, और भी इसके लिए कंडीशन है। तो वो सब चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। अगर वो सब करते हैं तो वो नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद अगर कभी किसी मतलब कॉलेज में और स्कूल्स में और क्या बोलते हैं जॉब्स जो वो मिलती हैं, जॉब्स वगैरह के जो फैसिलिटी होती है, जॉब्स वगैरह, जॉब्स के लिए फॉर्म भरना होता है, तो उसमें उनको बेनिफिट मिलता है। जैसे कि SC ST कैटेगरी को, OBC कैटेगरी को एक परसेंटेज वाइज रिजर्वेशन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती है, तो वो फैसिलिटी उनको मिल जाती है। और ये जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं, ये गवर्नमेंट के थ्रू ही प्रोवाइड किए जाते हैं, तो फिर इनकी मान्यता होती है। ठीक है, अगर इनकी गवर्नमेंट ये अगर वो उसके अंदर नहीं आ रहे हैं, अगर उस लिमिट को मतलब 8 लाख के इनकम नहीं है, तो उनको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं होगा। तो अगर वो प्रोवाइड नहीं होगा तो फिर वो रिजर्वेशन सिस्टम या रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो ये तो एक नेचुरल सी बात है कि गवर्नमेंट खुद वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। अगर वो प्रोवाइड करेंगी तो गवर्नमेंट के जितनी भी स्कीम्स होगी उनका वो फ़ायदा उठा सकेंगे, नहीं प्रोवाइड करेंगे तो नहीं उठा सकेंगे। तो यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा, इसको एक स्पेशल प्रोविज़न की तरह माना जाएगा, जो कि सोशल जस्टिस में है और अपलिफ्टमेंट के लिए है इसका मेन पर्पस। फिर हम एक केस देखते हैं, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR। इसका साइटेशन, इस केस को मैं डिटेल में बताऊंगी, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। और ये SC ST नहीं, इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड क्लास के लिए है, OBC और नॉन क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। और इस पर काफ़ी मतलब इस केस में जो वो थे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को डिस्क्रिमिनेट करने की काफ़ी सारी गाइडलाइन कोर्ट ने दी। तो वो इसके लिए बहुत बड़ा केस है, तो इसमें ये कवर नहीं हो पाएगा, तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी। आप प्लीज़ इसके साथ उसे ज़रूर देखें। मैं अपनी लिंक उसे प्रोवाइड आई बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। फिर जैसे इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कहा गया है, इसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को ऐड किया गया बाय अमेंडमेंट 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005 to 2006 में, which provide reservation of seats in the educational institutions on the basis of socially and economically backward classes, SCs and STs. प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो कम्स अंडर। मतलब ये है कि इसमें जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया एजुकेशनली और इकोनॉमिक सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को, और जो कि नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते थे। ठीक है, SC STs भी हैं इसमें। और इसमें जो है मेन जो रिजर्वेशन दिया गया है वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे उसमें प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो दोनों में। ठीक है, इसलिए ये केस थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर एक तरह की बाउंड्री फिक्स करता है उनके लिए, तो इसलिए। फिर इसके बाद हम एक दूसरा केस देखते हैं, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। और ये 5 जजेस बेंच है और जजमेंट डिलीवर किया गया बाय KG बालाकृष्णन चीफ जस्टिस के द्वारा। और इसे हम पॉइंट वाइज देखते हैं। इट वॉज हेल्ड दैट द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट अटेन द गोल ऑफ सोशल जस्टिस, रादर इट इज़ फॉर द पीपल ऑल्सो टू पार्टिसिपेट in that process. Moreover, the individuals have the fundamental duty to help in attaining the constitutional goal, and also any business activity under Article 19 clause 1 subclause G can be curtailed by the state under Article 19 clause 6
and therefore the state has the power to impose this policy of reservation upon the private institutions read with article 19 clause 1 सब clause G। इसमें जो है हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का और क्लॉज सब क्लॉज जी का जो है इसमें रेफरेंस दिया गया है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की ही ड्यूटी नहीं है कि वो जो है सोशल जस्टिस का जो गोल है उसको पूरा करे। इसमें कहा गया है जो कॉमन ह्यूमन बीइंग है उनको भी, जो इंडिविजुअल्स हैं उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जो एजुकेशनली और सोशली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको अपलिफ्ट करना चाहिए, और उनके जो राइट्स हैं उनको वायोलेट होने से बचाना चाहिए। ये सब चीज़ इसमें कही जा रही है। फिर इसके बाद क्रीमी लेयर एक्सेल एक्सक्लूडेड और नॉट आर्टिकल 15 क्लॉज 5 इंदिरा साहनी विल नॉट अप्लाई। ठीक है, आर्टिकल 16 क्लॉज 2 आर्टिकल 14 इंदिरा साहनी विल नॉट अप्लाई। तो इसमें आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में आर्टिकल 14 में इंदिरा साहनी जो वाला केस है वो अप्लाई नहीं होगा। फिर सेकंड पॉइंट में देखते हैं, इट वाज हेल्ड दैट एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर इज ए सेक्युलर प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर इज ए सेक्युलर प्रिंसिपल एंड क्रीमी लेयर शैल बी एक्सक्लूडेड from the other backward classes in the reservation in the private institutions। इसमें ही कहा जाए कि रिजर्वेशन जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड करना चाहिए सिक्युलर प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो इस क्रीमी लेयर के बारे में इसमें बात की गई है। फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं, द क्वेश्चंस रेज इज नॉट द रिजर्वेशन पॉलिसी क्रिएटिंग ए डिवाइड या डिवीजन in the society and therefore affecting secularism or fraternity adversely। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारा रिजर्वेशन सिस्टम है वो इस तरह से, मतलब ये सोशल जो पॉलिसी है या सोशल जस्टिस जो है या सेक्युलरिज्म जो है उसको इफ़ेक्ट नहीं करता। ये सोशल जस्टिस में ये प्रोवाइड किया जा सकता है। फिर उसके बाद कहते हैं, फिर इसके बाद कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट ने इसमें क्या जजमेंट प्रोवाइड किया वो देखते हैं। द कोर्ट हेल्ड दैट नो डाउट्स रिजर्वेशन इज हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट अपॉन द सोसाइटी but to attain the larger goal of the social justice reservation is must at present as long as social injustices on that on group looking down upon another groups on the basis of caste continuous reservation will be lose its relevance। The state shall take measures to create a caste-less society and thus remove the caste-based discrimination as long as caste remains to be a social phenomenon। The essence of reservation will not be lost। मतलब ये कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन सिस्टम गलत नहीं है। रिजर्वेशन सिस्टम का जो मेन पर्पस है वो सोशल जस्टिस और अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। अगर सोशल जस्टिस और अपलिफ्टमेंट इसमें इंक्लूड है तो रिजर्वेशन सिस्टम गलत नहीं है। लेकिन इसमें यह भी कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन सिस्टम वहाँ तक होना चाहिए जहाँ तक कि दूसरे जो कम्युनिटी हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट ना करें। तो इस वजह से रिजर्वेशन सिस्टम ठीक है, होना चाहिए सोसाइटी में, लेकिन एक लिमिट तक होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। ये जो है एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर नहीं पेश करना चाहिए, इसीलिए स्टेट पर भी एक तरह से रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए गए हैं, जैसे मैंने शुरू में भी बताया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, इन ऑर्डर टू डू द अदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल विल बी एजुकेशन। इसमें जो हमारे कोर्ट ने क्या कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो मोस्ट टूल होना चाहिए वो होना चाहिए एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द मोस्ट फंडामेंटल राइट ऑफ द ऑल फंडामेंटल राइट्स। जो एजुकेशन है वो सबसे मोस्ट फंडामेंटल राइट होना चाहिए। एंड लैक ऑफ एजुकेशन इन द मेन रीज़न ऑफ द मोस्ट ऑफ द वाइसेस इन द सोसाइटी। तो इसमें सबसे बड़ी जो बुराई है किसी भी सोसाइटी में वो एजुकेशनली बैकवर्ड होने से ही है। एजुकेशनली जब कोई पर्सन एजुकेशनली उसमें एजुकेशन नहीं मिलती उसे और वो बैकवर्ड होता है एजुकेशनली तरीके से, तो वो सबसे बड़ी बुराई है जो कि नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने ये चीज़ मानी और कही अपने जजमेंट में, द स्टेट शैल अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ कैरेट ऑफ स्टिक।
कैरेट ऑफ स्टिक वाली पॉलिसी स्टेट को फॉलो करनी चाहिए टू क्रिएट एंड प्रमोट एजुकेशन। मतलब ये है, कैरेट ऑफ स्टिक से मतलब ये है कि जैसे हम कैरेट खाते हैं तो उसके जो बेकार हिस्सा है वो हम फेंक देते हैं, लेकिन जो अच्छा हिस्सा है वो हम खा लेते हैं। ऐसी वाली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि सबको बराबर तरीके से, अगर एक कम्युनिटी को अपलिफ्टमेंट के लिए सोशल जस्टिस में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो दूसरी कम्युनिटी है उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन हो या उन पर ध्यान ना दिया जाए। तो ये भी सही नहीं है। एक बैलेंस बना के रखना चाहिए सोसाइटी में। तो इस चीज़ को कोर्ट ने माना कि सोसाइटी में बैलेंस होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है सोसाइटी में, एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं होना चाहिए कोई भी पर्सन। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये माना कि रिजर्वेशन सिस्टम ठीक है, लेकिन वो एक लिमिट में होना चाहिए और किसी के राइट्स का वायलेशन ना होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाए तो दूसरी कम्युनिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि होता भी है, जब रिजर्वेशन सिस्टम स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो कई बार ऐसा होता है दूसरी जो कम्युनिटी है उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, उनकी बात सुनी भी जाती है और नहीं भी सुनी जाती है। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनना चाहिए, ऐसा कोर्ट को का मानना है। ठीक है, अभी हम आज आर्टिकल 15 को कवर किया। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है वो मैंने बताया कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल 14 का वॉयलेशन नहीं करता। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या बोलता है, ये हम अभी एक नई वीडियो में जानेंगे इसके बारे में। अभी फ़िलहाल मैं इसकी एक मार्जिनल नोट से बता देती हूँ कि इसमें क्या कहा गया है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 और आर्टिकल 15 क्लॉज 4। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 देखते हैं हम। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाने से मना नहीं करता। फिर इसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो ऐड किया गया है, एडिड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। ठीक है, ये इसमें इंसर्ट किया गया है आर्टिकल 15 क्लॉज 4। इसमें कहा जाए नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste या SCs and STs। इसमें कहा जाए कि स्टेट गवर्नमेंट को भी मतलब जो कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाने से मना नहीं किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को भी। किसके लिए, जो कि एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करती हूँ मैं। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस कमेंट ज़रूर करें अगर कोई चीज़ इसमें पसंद मतलब समझ ना आए या आगे मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। और किसी को भी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन करें। थैंक यू सो मच। और